नमस्कार, उत्कर्ष सीनियर सेकेंडरी हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत। और सुनिए बेटाओ, हम आपको मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करा रहे थे और उसमें हम आपको मानव का प्रकटीकरण और प्रकृति का जो मानवीकरण है उसके बारे में टॉपिक को समझाया जा रहा है, जिसमें हमने मानव का जो प्रकटीकरण है वो कैसे हुआ है इसके बारे में भी आपको बेधा जो यानी आदिवासी व्यक्ति है उसके संदर्भ में आपको समझा दिया था कि बेधा किस प्रकार से प्रकृति के साथ में अपना समायोजन करता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो संभववाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे बेटा? संभववाद। कौन सा बात? संभववाद। हाँ, तो सुनिए मेरे बेटा, संभववाद होता क्या है? संभववाद कल भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था। संभववाद के संदर्भ में आप दोबारा से ही इस टॉपिक को देख लीजिएगा। संभववाद, कौन सा बात? संभववाद। प्रोबेबिलिज्म, संभववाद। देखो, एक संभववाद होता है, एक प्रसंभववाद होता है। कौन सा? एक तो संभववाद और एक कौन सा? प्रसंभववाद। अब हम हमारे टॉपिक में क्या है? संभववाद है। क्या है? संभववाद। संभववाद विचारधारा। अब जो संभववाद जो विचारधारा है इसके बारे में हम आपको अध्यापन कार्य बहुत ही बेहतर तरीक़ा से कराएंगे। संभववाद के संदर्भ में संभववाद होता क्या है, तो सबसे पहले तो हमको मेरे बेटा इसमें ये जानना जरूरी है कि इसके प्रणेता कौन है संभववाद के। संभववाद के जो प्रणेता हैं वो प्रणेता कह लो इसको या जनक कह लो, प्रणेता जनक, या अपन इसको पिता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कौन है? पॉल बिडाल। पॉल बिडाल डी ला। पॉल बिडाल डी ला ब्लाश। पॉल बिडाल डी ला ब्लाश। पॉल बिडाल डी ला जो ब्लाश है यह संभववाद के जनक कहे जाते हैं। किसके जनक कहे जाते हैं? संभववाद के जनक कहे जाते हैं। कौन से विद्वान? पॉल बिडाल डी ला ब्लाश संभववाद के जनक कहे जाते हैं जो फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं बहन भैया? फ्रांस के रहने वाले हैं। ये जो विद्वान हैं वो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं बेटा? फ्रांस। और फ्रांस जो देश है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पॉल बिडाल डी ला जो ब्लाश ये फ्रांस निवासी हैं। इनका निवास कहाँ है? फ्रांस देश में। और इन्होंने पॉल बिडाल डी ला ब्लाश ने संभववाद विचारधारा को जन्म दिया था। किस विचारधारा को? संभववाद जो विचारधारा है इसको क्या दिया था? जन्म दिया था। किसने? पॉल बिडाल डी ला ब्लाश ने। ठीक है। हाँ, पॉल बिडाल डी ला ब्लाश ने संभववाद जो विचारधारा है उसको जन्म दिया था। संभववाद विचारधारा को यानी समझाया था।
एक व्यवस्थित तरीका से समझाया था इसको। इसका आंसर इसके प्रणेता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं या पिता कहे जाते हैं। लेकिन संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संभववाद शब्द का संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुशियन फेब्रे ने किया था। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लुशियन फेब्रे ने। किस विद्वान ने किया था बहन भैया? लुशियन फेब्रे ने। संभववाद जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग लुशियन जो फेब्रे हैं उन्होंने सर्वप्रथम किया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी के पिता और ज्योग्राफी शब्द ज्योग्राफी के पिता कौन? हिकेटियस। और शब्द जनक जो शब्द दिया, शब्द जनक इरेटोस्थेनेज। कौन से विद्वान हैं? इरेटोस्थेनेज। अब भाई वास्तविक जो पिता हैं वो तो कौन है? हिकेटियस है साहब ज्योग्राफी के, क्योंकि भूगोल विषय का व्यवस्थित तरीका से क्या है अध्ययन कार्य किया था। तो इस कारण से हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन जो इरेटोस्थेनेज उसने सिर्फ शब्द दिया है, ये शब्द जनक कहे जाते हैं। ज्योग्राफी जो शब्द है उसको पहली बार प्रयोग में जो लाया गया है वो इरेटोस्थेनेज के द्वारा लाया गया था। किसमें? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफिका में। किसमें? ज्योग्राफिका में। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी कौन सी? ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कब किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व। 276 से 194 ईसा पूर्व किस शब्द का? ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनेज महोदय ने। कौन से महोदय ने बहन भैया? इरेटोस्थेनेज महोदय ने ज्योग्राफी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे बात समझ में। अब देखिए जो संभववाद जो शब्द है उसके जो पिता कौन कहे जाते हैं? संभववाद शब्द तो दिया किसने? लुशियन फेब्रे ने। लुशियन फेब्रे संभववाद जो शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था? लुशियन फेब्रे ने। किसने किया था बहन भैया? लुशियन फेब्रे ने। लेकिन संभववाद जो विचारधारा है उसको एक नियमबद्ध तरीका से प्रारंभ करने का जो श्रेय रहा है वो किसको रहा है? पॉल विडाल डी ला ब्लास। कौन? पॉल विडाल डी ला ब्लास को। अब इसमें बताया गया है कि मानव अभाव की अवस्था से शून्यता की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। यानी जो मनुष्य के पास पहले तकनीक ज्ञान उपलब्ध नहीं था तो वो परतंत्रता से शून्यता की ओर अग्रसर होता है। जब टेक्नोलॉजी उसके पास उपलब्ध हो जाती है तो मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी के कारण अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं और संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में वह प्रयोग करने लग जाता है।
तो अभाव की अवस्था से शून्यता की अवस्था की ओर जो अग्रसर होते हैं वो किस में होते हैं? संभववाद विचारधारा के अंतर्गत। किस विचारधारा के अंतर्गत? संभववाद विचारधारा के अंतर्गत इसमें अग्रसर होते हैं। मानव पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का क्या किधर संभावनाओं जन्म देता है? मानव पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा, जो मानव है पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा किसको? संभावनाओं को जन्म देता है। मानव पर्यावरण से प्राप्त जो पर्यावरण से जो भी संसाधन प्राप्त कर रहे हैं उनसे हम संभावनाओं को जन्म देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये काम किया तो वैसा हो सकता है। तो पर्यावरण से प्राप्त जो संसाधन हैं उनसे हम संभावनाओं को जन्म देते हैं। जैसे हमने यानी अंतरिक्ष में उपग्रह का निर्माण कर दिया, ऊंचे वाले भाग हैं उनमें स्वास्थ्य विश्राम स्थलों का निर्माण कर दिया है, और समुद्र वाले भागों में जो मार्गों का निर्माण कर दिया है। तो पर्यावरण से प्राप्त जो संसाधनों द्वारा हमने संभावनाओं को जन्म दिया है। और आपको बता दूं कि मानवीय क्रियाओं की जो छाप है वो सभी जगह व्याप्त होती है। जैसे स्वास्थ्य विश्राम स्थल हैं, खेत हैं, सड़क मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं, महासागरीय तली में समुद्री पत्तन हैं, इन सब पर इसकी छाप दिखाई देती है। और पहाड़ियों में चारागाह क्षेत्र, पहाड़ी वाले भागों में चारागाह क्षेत्र है। अंतरिक्ष में जो उपग्रह हैं, क्या बेटा? अंतरिक्ष में उपग्रह आदि पहले के विद्वानों ने इसे क्या नाम दिया है? संभववाद नाम दिया है। पहले के जो विद्वान हैं उन्होंने इसको किसके नाम से जाना है? संभववाद नाम दिया है। क्या नाम दिया है बहन भैया? संभववाद नाम दिया है। तो कहने का मतलब इसमें क्या हुआ है कि मानव तकनीकी ज्ञान की वजह से, मानव तकनीकी ज्ञान की वजह से यानी जो संसाधन हैं उनको प्राप्त करता है। यानी मनुष्य को जो तकनीकी ज्ञान है वह, मनुष्य को जो तकनीकी जो ज्ञान होता है उसके माध्यम से हम जो पर्यावरण से प्राप्त संसाधन को प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे पर्यावरण से प्राप्त जो संसाधन है, पर्यावरण को भी यानी जो प्रकृति है उसको भी यानी हम अपने आप में क्या कर लेते हैं? समायोजित कर लेते हैं। और धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है? मानवीकरण हो जाता है। धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है? मानवीकरण हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है। प्रकृति क्या? अवसर प्रदान करती है। प्रकृति, नोट में देखो यार, प्रकृति अवसर प्रदान करती है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है, और मानव इसका उपयोग करता है, और मानव इसका क्या करता है? उपयोग करता है, जिससे धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, जिससे धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। तो दोबारा से देखिए इसको बेटा, प्रकृति अवसर देती है, प्रकृति हमें मौका देती है अनेक प्रकार के उपहारों को प्राप्त करने के लिए।
अनेक प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति हमें क्या देती है, मौका देती है, अवसर देती है। अगर हम उन मौक़ों को गवा देते हैं तो वो संसाधन हमको प्राप्त नहीं होते हैं। भाई प्रकृति ने मौका दिया है तो उन संसाधनों को आप प्रकृति से प्राप्त करिए, उन संसाधनों को आप प्रकृति से प्राप्त कीजिए। अगर आपने प्रकृति के द्वारा दिया गया जो अवसर है उसको गवा दिया तो आप अनेक प्रकार के जो उपहार प्रकृति से प्राप्त करते हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस कारण से प्रकृति क्या देती है, अवसर यानी मौका देती है, और मनुष्य अपनी तकनीकी ज्ञान की सहायता से तुरंत ही उस मौके को प्राप्त करके अनेक प्रकार के संसाधनों को क्या करता है, निर्मित करता है, अनेक प्रकार के संसाधनों को वो बनाता है। तो देखो प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है। मानव क्या करता है, इसका उपयोग करता है, जिससे धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति किसमें समायोजित हो जाती है, मानव में समायोजित हो जाती है। किसमें समायोजित हो जाती है, मानव में समायोजित हो जाती है। तो पहले के विद्वानों ने ऐसी विचारधारा को क्या कहा है, संभववाद। कौन सी विचारधारा, संभववाद। कौन सी विचारधारा, संभववाद। अब तो आपके क्लियर दिमाग में आ गया होगा, है ना। तो संभववाद किसे कहते हैं, समझ गए मेरी बात। आगे देखो भाई, देखो अवसर कैसे दे रही है, मतलब उच्च भूभाग हैं, प्रकृति ने अवसर दिया। अब आप अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से, तकनीक ज्ञान की सहायता से आप उस पर उच्च भूमि वाले जो क्षेत्र हैं, उच्च भूभाग वाले क्षेत्र हैं, उस पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल बना दिया आपने। तो पर्यटक घूमने के लिए गए हैं, उससे आपको आमदनी प्राप्त हुई है। ऐसे ही समुद्रों में प्रकृति ने क्या आपको समुद्र दिया है, तो समुद्रों में क्या आपने पत्थरों का निर्माण किया है, समुद्री मार्गों का निर्माण किया है, वस्तु सामग्रियों का निर्यात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करने के लिए आपको अवसर उपलब्ध हो गए हैं। ऐसे ही आगे देखो, प्रकृति ने आपको मैदान दिए हैं और उन मैदानों में आपने क्या विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य किए हैं। किसके सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से। मेरे बेटाओ, आप घर पे सभी विषयों की जो वीडियो हैं उनको लगातार देखते रहना, और जो वीडियो में आपको सभी गुरुजनों के द्वारा जो टॉपिक समझाए जा रहे हैं उनको बारीकी से सुनना है। आपको अपने घर पर आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है तो उसके लिए आप डाउट के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में आप स्कूल में भी गुरुजन से आके संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और अपने जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आप अपने जो ज्योग्राफी का जो नोटबुक होनी चाहिए, ऐसी अन्य विषयों की भी नोटबुक होनी चाहिए, उनमें टॉपिक बाय टॉपिक उनको उतारते जाएं, क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगे। समझ गए बात। उनको फिर हम बदस्तूर जांच भी करेंगे। इस वजह से आप इन टॉपिकों को यानी उतारते चलिएगा, बार बार रिवाइज करिए। हम एक एक टॉपिक को 2-2, 3-3 बार बोलते हैं आपके लिए, जिससे एक बार में आपको समझ में नहीं आए, दूसरी बार में आप सुन लें, दूसरी बार में भी आपने नहीं सुना तो तीसरी बार में आप जरूर सुन लें। एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को 3-3 बार बोलते हैं हम, जिससे आप अपने दिल और दिमाग में ढंग से बैठा लें उन टॉपिकों को, क्योंकि आपको बेहतर नंबर लाने हैं। आगे बात समझ में, बहुत अच्छे अंक लाने हैं आपको। अगला देखिए मेरी बेटाओ,
और हमारे स्कूल में सभी जो टीम है अध्यापन कार्य कराने वाली बहुत ही बेहतर है। इस कारण से आप सभी गुरुजनों के द्वारा जो डाली गई वीडियो हैं उनको आप लगातार पढ़ते रहना और अपनी नोटबुक में उतारते रहना है और टाइम टाइम से अपने गुरुजनों को जांच करवाते रहना है। ठीक है, आपको कोई चीज़ अभी कमी नहीं आएगी, सभी विषयों में आपके बेहतर अंक आएंगे। बदस्तूर आपको लगातार वीडियो को देखते रहना है जब तक ऑनलाइन क्लास चले। ऑफलाइन जब चलेंगी जब आपको दोबारा से भी इन चीज़ों को और रिवाज कर देंगे हम, लेकिन आपको ऐसा पढ़ाई करनी है, ऐसा सोच के चलना है कि हम तो ऑनलाइन में जो पढ़ लिया वो सब कुछ है, आगे अपन ऑफलाइन में पढ़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन में भी अपन की बेहतर तैयारी होनी चाहिए। प्रकृति का मानवीकरण, किसका मानवीकरण? प्रकृति का मानवीकरण। देखो कैसे प्रकृति का जो मानवीकरण है वो कैसे हुआ है, इसको भी एक कहानी के माध्यम से समझा गया है। एक ट्रोंडहाइम एक शहर है। कौन सा शहर? ट्रोंडहाइम शहर। ट्रोंडहाइम का अर्थ क्या है? ट्रोंडहाइम प्रचंड पवने व भारी हिम। प्रचंड पवने व भारी हिम। ट्रोंडहाइम का अर्थ क्या है? प्रचंड पवने। कौन सी पवने बेटा? प्रचंड पवने और भारी हिम। अब जो ट्रोंडहाइम जो है वो ट्रोंडहाइम जो शहर है ये क्या है? शहर। ट्रोंडहाइम एक शहर है। ये जो शहर है वो कहाँ का है? इंग्लैंड का है मेरे बहन भैया। किसका है? इंग्लैंड का। ट्रोंडहाइम जो शहर है वो किसका है? इंग्लैंड देश का है। किसका है? इंग्लैंड देश का है ये ट्रोंडहाइम शहर। अब इंग्लैंड देश का जो शहर है ट्रोंडहाइम, इस ट्रोंडहाइम शहर में ही एक कैरी नामक महिला है। नाम क्या है? कैरी। ये खाने वाली कैरी नहीं है, इस महिला का नाम है कैरी। एक कर्मचारी लिपिक के रूप में कार्य करती है एक ऑफिस में, कार्यालय में। तो ट्रोंडहाइम शहर कहाँ पर है? ट्रोंडहाइम जो शहर है वो कहाँ पर है बहन भैया? ट्रोंडहाइम जो शहर है वह इंग्लैंड का है। और इंग्लैंड का जो ये शहर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहरों के रूप में जाना जाता है। और लंदन भी इसी के अंदर आ रहा है, लंदन के सीमा क्षेत्र में ही आ रहा है ट्रोंडहाइम। तो इंग्लैंड का ये प्रमुख शहर है। इसमें कैरी नामक एक महिला है। अब जो कैरी नामक जो महिला है यह कार्यालय में काम करती है अपने कार्यालय में, और इसका जो कार्यालय है वो 23 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है और गुंबदनुमा इसका जो भवन है। और आपको बता दूं कि ये जो भवन है वो कांच का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है, जो सर्दियों में हिम को अंदर नहीं आने देता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। ठीक है, इसकी जो कैरी की जो गाड़ी है वो अपनी गाड़ी की हेडलाइटों को जला के रखती है, क्योंकि सर्दियों में यानी अंधेरा सा रहता है तो अपनी गाड़ी की हेडलाइटों को जला करके कार्यालय में यानी उजाला रखती है। और जो कैरी जो महिला है यह यानी इसकी जो गाड़ी की जो टायर हैं वो विशेष प्रकार के हैं जिससे बर्फ पर भी चलने में कोई परेशानी नहीं आती है। उसके उपरांत यह नेटवर्क की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से अपने दिल्ली में जो काम करने वाले सहकर्मी हैं उनसे भी रूबरू हो जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इंटरनेट के जरिए। साथ में यह लंदन के लिए भी उड़ान भरती है और लंदन के लिए उड़ान किससे? प्लेन से बढ़ती है और वापस अपना मनपसंद सीरियल देखने के लिए शाम के टाइम कपर आ जाती है, अपने घर पर आ जाती है। कौन? कैरी नामक महिला। कौन सी महिला? कैरी नामक महिला। और ये जो कैरी नामक जो महिला है अपने डेस्क जो होते हैं अपन भोजन करने के, उस डेस्क पर
आर्किड रखती है और आर्किड रख करके केला और कीवी का आनंद लेती है। किसका आनंद लेती है? केला और कीवी। जो केला और कीवी हैं, कौन से फल? केला व कीवी। केला और जो कीवी जो फल हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आते हैं। कहाँ से आते हैं मेन भैया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आते हैं। और उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्रों से जो आते हैं ये किसके सहायता से आते हैं? प्लेन की सहायता से आते हैं। किसकी सहायता से? प्लेन की सहायता से। अब देखो प्रकृति को बस में किया है कि नहीं किया है कि उष्णकटिबंधीय वाले भागों से केला और कीवी आ रही है। किससे आ रही है? उष्णकटिबंधीय वाले भाग, गर्म क्षेत्रों से केला कीवी आ रही है। और कैरी कहाँ पर रहती है? ठंडे क्षेत्र में। कहाँ पर रहती है? इंग्लैंड में है। तो प्रकृति को बस में किया नहीं किया है? प्रकृति को बस में ऐसे कर लिया कि अगर जिस उस क्षेत्र में ये जो सामग्री फल जो पदार्थ हैं ये प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वो अपन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से भी प्लेन की सहायता से आसानी से मंगा सकते हैं। कैरी की उम्र है वास्तविक उम्र 58 साल की है। कितनी है? 58 साल की। लेकिन वो दिखती कैसी है? 30-32 साल की दिखती है, युवा दिखती है, क्योंकि उसका रहन सहन, खान पान अन्य देशों के लोगों से कैसा है? बहुत ही बेहतर है। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा।